फैराडे के प्रथम नियम के पढ़ने के बाद हम फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। फैराडे के प्रथम नियम में हमने देखा था कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। और इसके बाद हमने विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z को परिभाषित करके हम उसकी गणना हमने की थी कि किसी धातु के लिए हम Z का मान या किसी पदार्थ के लिए Z का मान हम कैसे निकालते हैं। चलिएगा हम इसके बाद पढ़ते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? फैराडे कहता है कि यदि विद्युत अपघट्यों के अलग अलग विलयन में या अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में यदि हम धारा की समान मात्रा को समान समय के लिए प्रवाहित करें या समान आवेश को हम प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले जो पदार्थ की मात्रा या धातु की जो मात्रा होती है वे धातु या पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। ठीक है। According to second law of Faraday, when same amount of charge passes through the different solution of electrolyte, the amount deposited at electrode will be proportional to the equivalent weight of the metal or substances. इसको हम इस प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं बच्चों कि यदि हमारे पास दो अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयन है, एक हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का और एक हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन है बच्चों। ठीक है। ये हमारे पास प्रथम पात्र में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है और द्वितीय पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है। और इसको हमने बैटरी के टर्मिनल से हमने जोड़ दिया बच्चों इस तरीके से। ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है। तो फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि जब आवेश की समान मात्रा या धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो जो पदार्थ निक्षेपित होता है उसकी मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। जिसका तुल्यांकी भार ज़्यादा होता है उसकी मात्रा भी ज़्यादा निक्षेपित होती है। जैसे कि जहाँ पर सिल्वर, यदि हम एक निश्चित आवेश को इन दोनों विद्युत अपघट्य के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित करें और हम सपोज़ करो कि 96,500 कूलम यानी कि 1 फेरेड ऑफ चार्ज को हम पास करें तो यहाँ पर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सिल्वर और यहाँ पर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द कॉपर डिपॉजिट होगा, निक्षेपित होगा। तो यहाँ पर 107.86 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगी, यहाँ पर 31.78 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा क्योंकि सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 107.86 ग्राम, कॉपर का 31.78 ग्राम होता है। ठीक है ना। चूँकि हमने एग्जैक्ट 96,500 कूलम चार्ज को पास किया तो फैराडे कहता है कि यदि इतना चार्ज हम पास करेंगे तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ दी मेटल के इक्विवेलेंट अमाउंट जो होगा वो डिपॉजिट होगा। ठीक है। अब इसको हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो फैराडे कहता है कि जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट होती है। ठीक है। अब चूँकि इसका इक्विवेलेंट वेट 107 है इसलिए ज़्यादा हुआ, इसका इक्विवेलेंट ज़्यादा तो मात्रा भी ज़्यादा। ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कम तो इसकी मात्रा भी कम। ठीक है ना। यदि हम 96,500 कूलम के अलावा और भी यदि चार्ज को हम पास करें तो जिस मेटल की इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा उसके अमाउंट ज़्यादा होगी। ठीक है ना। ये कहता है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो कहता है कि W प्रोपोर्शनल टू E होता है, यानी कि अगर E ज़्यादा होगा तो W भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना। इसको हम मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा,
ये संबंध हम जो है कैसे लाए, कैसे स्थापित कर सकते हैं, उसको हम पूर्व में जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था उसकी इक्वेशन से हम सिद्ध कर सकते हैं इस संबंध को। फर्स्ट लॉ कहता है कि जो W होता है वो Z इंटू आई इंटू टी के बराबर होता है। इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें और हम दो अलग अलग विद्युत अपघट्टे के लिए माने कि हम जब एक विद्युत अपघट्टे में I1 एम्पियर की धारा T1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो मात्रा W1 होती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W1 इज इक्वल टू E अपॉन F। ठीक है ना, और E1 अपॉन F इंटू I1 इंटू T1। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब यदि हम दूसरे विद्युत अपघट्टे की मात्रा W ग्राम हो तो उसके लिए लिख सकते हैं, और उसकी जो दूसरा जो विद्युत अपघट्टे की जो मात्रा डिपॉजिट हुई है या दूसरा जो पदार्थ है उसका इक्विवेलेंट वेट E हो और F जो फेराडे और E2 उसका इक्विवेलेंट वेट हो, तो हम लिख सकते हैं चूँकि समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित करते हैं तो वही एम्पियर और वही सेकंड हम उसके लिए भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई बच्चों। ठीक है ना, तो हमारे पास दो समीकरण आ गई, तीन समीकरण। ये एक बेसिक इक्वेशन है, हमने दूसरी और तीसरी इक्वेशन को हमने बनाया। ठीक है ना, तो यदि हम आगे बात समझ में, I1 एम्पियर की धारा T1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर W1 और वही धारा वही समय तक प्रवाहित करने पर W2 मात्रा निक्षेपित होती है, और E1 E2 इनके तुल्यांक बा। फेरेड तो कांस्टेंट है तो दोनों जगह एक ही आएगा। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर दें तो क्या आता है हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास W1 बाई W2 इक्वल टू, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर हम डिवाइड करें सेकंड और थर्ड को। सो वी कैन राइट हेयर E1 अपॉन E2। ठीक है, अच्छा, यानी कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल टू E, जो कि फेराडे का द्वितीय नियम है। ठीक है, ये है फेराडे का द्वितीय नियम। चलेगा, अब फेराडे के प्रथम और द्वितीय नियम को देखने के बाद हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी हम जो है कर सकते हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों। फेराडे के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल है जिनको हम करना चाहेंगे। ठीक है, चलेगा, इसको हम करते हैं। अच्छा, एक न्यूमेरिकल जो कि मैं करा देता हूँ और उसी पैटर्न पर न्यूमेरिकल जो है हम आगे भी कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल है कि जब 0.5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित की जाती है तो बताइए कि कितना ग्राम कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 0.5 एम्पियर, क्वेश्चन है 0.5 एम्पियर की करंट धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित की जाती है तो बताइए कितना ग्राम कॉपर जो होगा वो डिपॉजिट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा हमें क्या निकालना है, W निकालना है। तो हम W इज इक्वल टू पुट करेंगे, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, या W इज इक्वल टू Z को हम मोलर मास के फॉर्म में लिखना चाहेंगे M अपॉन NF इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो W इज इक्वल टू M, अच्छा, मोलर मास ऑफ द कॉपर होता है 63.56 ग्राम। ठीक है, अपॉन N Cu, कॉपर की वैलेंसी को हम +2 रखेंगे और 96,500, ठीक है, कूलम
ठीक है, को हम यहाँ पर रख देंगे बच्चों, ठीक है, इनटू आई, आई को हम जो है यहाँ पर कूलोम पर मोल रखेंगे, इनटू आई, आई को हम एम्पियर में रखेंगे 0.5 एम्पियर, इनटू टी को हम सेकंड में रखेंगे, तो सेकंड को रखेंगे, सेकंड में रखेंगे तो 30 मिनट है, 30 को हम इससे इंटू कर देंगे 30 इंटू 60 इंटू सेकेंड, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ जो है ना 63.56 ग्राम पर मोल है ना, पर मोल, ठीक है, और यहाँ पर 0.5 एम्पियर इंटू 30 इंटू 60 सेकेंड है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे यूनिट हम चेंज करेंगे, एम्पियर इंटू सेकेंड तो कूलम हो जाता है, तो कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल, यानी कि ग्राम में बचेगा ये, ठीक है ना। अब इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.96 ग्राम, ठीक है, सॉरी, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 0.296 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हम अमाउंट ऑफ द कॉपर को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ये एक मैंने आपको न्यूमेरिकल का पैटर्न बताया। अब इसमें वैल्यूज़ चेंज होके आ सकती हैं और कोई दूसरा न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये तो था आपके न्यूमेरिकल। इसी तरीके से आपसे एक पूछा जा सकता है कि, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो है फैराडे का जो द्वितीय नियम है उसका सैद्धांतिक महत्व क्या है। तो फैराडे के द्वितीय नियम का सैद्धांतिक महत्व यह है कि हम इससे आवेश, विद्युत की प्रकृति या जो है कण का आवेश अथवा विद्युत आवेश की इकाई का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। कि जो विद्युत की जो प्रकृति होती है वह भी पदार्थ की तरह कणीय होती है, और एक कण का आवेश अथवा विद्युत आवेश की जो इकाई होती है उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो विद्युत आवेश की जो इकाई है उसको हम F/Na, F/Na का मतलब है Farad/N एवोगैड्रो नंबर के रूप में हम लिख सकते हैं। F/Na जो होता है वे विद्युत आवेश की इकाई के बराबर होता है बच्चों, ठीक है ना। क्यों होता है कि जब एक मोल, ठीक है ना, जब एक मोल इलेक्ट्रॉन जब परिपथ में घूमते हैं, ठीक है ना, परिपथ में घूमते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन या एक मोल जो है आवेश, यूनिवेलेंट आवेश परिपथ में घूमता है तो अपने साथ कितना चार्ज, कितना आवेश ले जाता है, ठीक है ना। वे कितना आवेश ले जाएगा, 96,500 कूलम, क्योंकि फैराडे कहता है कि जब 96,500 कूलम आवेश को जब हम पास करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो एक मोल पदार्थ जो है वो, एक मोल पदार्थ जो है वो डिपॉजिट होता है, यदि वो यूनिवेलेंट हो, या 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ जो है वो डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो हम जो है इस आवेश की इकाई को हम F/Na के द्वारा हम, या F/n एवोगैड्रो नंबर के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे F की वैल्यू रखें 96,500, ठीक है ना, कूलम, ठीक है, कूलम मोल इनवर्स, ठीक है, अपॉन n की वैल्यू पुट कर देंगे अपन 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, आई बात समझ में। और इसको यदि हम हल करें तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका मान प्राप्त होता है। यानी कि जो आवेश की जो सबसे छोटी आवेश का जो मान है, ठीक है ना, यह सबसे जो छोटी इकाई है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, ठीक है ना। यदि इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश की मात्रा ज्ञात की जाए तो वो आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर यही लगभग इतनी ही प्राप्त होती है। जो है यह मान जो है विद्युत आवेश का, ये जो मान है मिलिकन आदि द्वारा भी ज्ञात किया गया है, ठीक है ना। और यही आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के लगभग आवेश के बराबर होता है, और हम कह सकते हैं कि विद्युत
आवेश की जो इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है बच्चों। इस तरीके से हम इस नियम की जो है महत्व को हम सैद्धांतिक महत्व की व्याख्या कर सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।